Assalamualaikum. I am Haider Bijarani. Today I will deliver my lecture on the diplomacy. So the definition of diplomacy is that diplomacy is an art of practice of conducting negotiations between representatives of the states. तो जो डिप्लोमेसी की डेफिनेशन में बयान किया गया है वो ये है कि ये डिप्लोमेसी एक आर्ट है, एक प्रैक्टिस है कि जो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो कैसे दूसरी स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स से टेबल टास्क करते हैं और उनके साथ कैसे नेगोशिएशन करके अपने मसाइल या प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। और जो दूसरी डेफिनेशन दी गई है वो ये है कि एक्टिविटी और स्किल ऑफ मैनेजिंग इंटरनेशनल रिलेशंस टिपिकली बाय कंट्रीज रिप्रेजेंटेटिव्स अब्रॉड, कि ये एक स्किल होती है या एक एक्टिविटी। डिप्लोमेसी को हम ऐसे ही समझ लें कि एक स्किल या कोई एक्टिविटी जो इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स को या इंटरनेशनल जो भी रिलेशन हो उसको मैनेज करे, यही डिप्लोमेसी, इसे ही डिप्लोमेसी कहा जाता है। और ये जो डिप्लोमेसी होती है इट इज़ एन टूल ऑफ फॉरेन पॉलिसी, ये फॉरेन पॉलिसी का एक टूल होता है। ऐसे समझ लें कि फॉरेन पॉलिसी के एक आगे बढ़ाने के लिए फॉरेन पॉलिसी का एक टूल होता है डिप्लोमेसी। तो आगे बढ़ते हैं। बहुत से लोगों का ये व्यू है कि प्रॉपर डिप्लोमेसी स्टार्टेड फ्रॉम 18 to 19 सेंचुरी, कि जो प्रॉपर डिप्लोमेसी स्टार्ट हुई है वो हुई है 18 और 19 सेंचुरी से, मतलब उसके बाद जैसे 20 सेंचुरी में तो और हद से ज़्यादा बढ़ गई। मगर हम अगर देख लें तो बहुत से पहले जैसे जलालुद्दीन अकबर, अगर हम लास्ट पॉइंट पे इस पे आ जाएं, जलालुद्दीन अकबर जिसका टाइम पीरियड था 1556, तो वो भी एक, उसे हम कह सकते हैं कि वो हद से ज़्यादा एक बेहतरीन डिप्लोमेट इंसान था। क्योंकि जब जलालुद्दीन अकबर ने रिलेशन रखी थी राजपूतों के साथ तो ये कोई उसकी और कोई भी रीज़न नहीं था, ये एक इसका डिप्लोमेटिक यू टर्न था। क्योंकि उसे पता था कि एक तो राजपूत यहाँ पे बहुत से सब कॉन्टिनेंट पावरफुल हैं, अगर मैं डायरेक्ट राजपूतों को फाइट के लिए कहूँगा तो वो मेरी स्टेट के लिए या मेरी कंट्री के लिए एक डेंजरस या एक थ्रेट वो साबित करेंगे। तो इसलिए उसने राजपूतों के साथ हद से ज़्यादा बेहतर ताल्लुकात रखने की कोशिश की। तो हम कह सकते हैं कि वो एक अच्छा डिप्लोमेट था। उसके बाद सुल्तान अल्तुतमिश जो स्लेव डेंसिटी से वाबस्ता था और उसका जो टाइम पीरियड था 1211 से लेकर 36 तक। और उसने क्या किया, उसने कहा कि अगर मुझे अपना टाइम पीरियड हद से ज़्यादा बेहतर चलाना है तो मुझे एक डिप्लोमेटिक यू टर्न लेना होगा। तो वो डिप्लोमेटिक यू टर्न क्या था, उस वक्त जो वज़ीर होते थे, जो नोबल होते थे, उससे हद से ज़्यादा पावर थे। तो इसने कहा कि अगर मैंने उनके पावर्स में कोई भी कमी की तो वो मेरे खिलाफ हो जाएंगे और मुझे और मेरी स्टेट को ख़त्म कर देंगे। तो इसने क्या किया, उसने जो पावर थे नोबलों के पास उनके पावर और बढ़ा दिए। तो जो भी उनके वजीर थे वो इनसे हद से ज़्यादा खुश हो गए और इसने अपने टाइम पीरियड बेहतरीन अच्छे तरीके से गुजार लिया और इसकी स्टेट भी पावरफुल होगी। तो हम ये भी कह सकते हैं ये इसका डिप्लोमेटिक यू टर्न था। तो अभी आगे आ जाएं कि 19 सेंचुरी या 20 सेंचुरी में 1935 स्लोवेकिया एग्रीमेंट। स्लोवेकिया एग्रीमेंट क्या था, स्लोवेकिया एग्रीमेंट ये था जो रशिया और स्लोवेकिया के दरमियान हुआ कि भाई अगर हम दोनों कंट्रीज़ में अगर कोई भी कंट्री एग्रेसर आकर हम दोनों पे किसी पे भी अटैक करेगा तो हम मिलकर उसे डिफीट करेंगे या उसे मारेंगे। तो ये हुआ कि 1935 में स्लोवेकिया पे अटैक किया कि 1939 में ये एग्रीमेंट हुआ 35 में और 39 में अटैक हुआ स्लोवेकिया पे। किसने किया, जर्मन पे किया। जैसे ही अटैक हुआ तो स्लोवेकिया ने कहा कि भाई जैसे हमारा एग्रीमेंट हुआ था तो उस बुनियाद पर हमारी मदद करो। तो रशियन ने क्या किया, रशियन ने एक डिप्लोमेटिक यू टर्न लिया। वो क्या किया, वो जो जर्मन थे, जर्मन ने जो अटैक किया था स्लोवेकिया पे, रशियन ने जर्मन को कहा कि ठीक है अगर आपने स्लोवेकिया पे अटैक किया है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर आप हमारे जो टेरिटरीज हैं उस पर कभी भी अटैक नहीं करना, तो हम आपको यहाँ पे नहीं रोकेंगे। तो ये एक डिप्लोमेटिक यू टर्न था। मतलब बहुत से स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया, उसका किंग हो गया, इवन कि उन लोगों ने डिप्लोमेटिक यू टर्न लिया था अपनी स्टेट को बचाने के लिए। तो डिप्लोमेसी होती भी एक स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव की स्किल होती है कि वो किसी भी इशू को कैसे मैनेज कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं।
और जो डिप्लोमेट, फंक्शन ऑफ डिप्लोमेट होता है वो स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव होता है, मे बी द प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एक्स्ट्रा। और उसके अलावा सोल्व इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज़, और उसका जो मेन और अच्छा जो बेहतरीन डिप्लोमेट वही होता है जो इंटरनल इश्यूज़ को भी हैंडल कर ले, सोल्व कर ले, और एक्सटर्नल इश्यूज़ को भी, और जो प्राइवेट ट्रेड अपॉर्चुनिटी और इसके अलावा जो भी इकोनॉमिकल इश्यूज़ हों उसे भी बेहतरीन तरीके से सोल्व करने की कोशिश करे। तो अब आगे बढ़ेंगे कि डिप्लोमेसी की कौन कौन सी काइंड होती है। तो सबसे पहले ओपन डिप्लोमेसी। ओपन डिप्लोमेसी वो डिप्लोमेसी होती है जो बिल्कुल ओपन हो, सारी स्टेट को पता हो, और इवन वर्ल्ड लेवल पे सबको पता हो कि भाई एक स्टेट ए का जो रिप्रेजेंटेटिव, फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर, स्टेट बी के जब प्राइम मिनिस्टर मिला तो वो ओपन डिप्लोमेसी ही कहलाती है। सीक्रेट डिप्लोमेसी, सीक्रेट डिप्लोमेसी हम ऐसे कह सकते हैं कि सीक्रेट डिप्लोमेसी एक डेंजर होती है, एक डेंजरफुल होती है कि इस बुनियाद पर, वो इस बुनियाद पर, जैसे आप देख लें वर्ल्ड वार 1 से पहले जो भी डिप्लोमेटिक यू टर्न आए या जो भी डिप्लोमेटिक मीटिंग्स हुई वो सीक्रेट हुई, और इन सीक्रेट मीटिंग्स ने ही जन्म दिया किसको, वर्ल्ड वार 1 को। तो सीक्रेट डिप्लोमेसी जो बेस्ट होती है वो है ओपन डिप्लोमेसी। और टोटलटेरियन डिप्लोमेसी, टोटलटेरियन डिप्लोमेसी वो होती है जो एक स्टेट का डिक्टेटर दूसरी स्टेट के डिक्टेटर से जब डिप्लोमेसी करता है या मीटिंग करता है या नेगोशिएशंस करता है तो उसे हम कहते हैं कि ये टोटलटेरियन डिप्लोमेसी है। तो अब आगे बढ़ते हैं कि फॉर्म्स ऑफ डिप्लोमेसी कौन से होते हैं। सबसे पहला जो फॉर्म है ट्रैक 1 डिप्लोमेसी। तो ट्रैक 1 डिप्लोमेसी में ये होता है कि स्टेट ए का कोई भी ऑफिशियल, मे बी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, फॉरेन मिनिस्टर, और स्टेट बी के, ये स्टेट ए का प्राइम मिनिस्टर ऑफिशियल और स्टेट बी के भी ऑफिशियल हों, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हो उसका भी, प्रेसिडेंट हो, फॉरेन मिनिस्टर हो, वो अब जब आपस में मीटिंग करते हैं तो उसे कहा जाता है कि ट्रैक 1 डिप्लोमेसी के ए के भी ऑफिशियल आए हैं और स्टेट बी के भी ऑफिशियल आए हैं। तो अब ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी, ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी में ये होता है कि किसी भी ए का या बी का किसी भी स्टेट के एक तरफ से ऑफिशियल हो और जो दूसरी स्टेट के हों वो हो नॉन ऑफिशियल्स, मगर वो किसने भेजे हुए हों, वो भेजे हुए हों ऑफिशियल्स नहीं। जैसे कि एक तरफ हो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या फॉरेन मिनिस्टर, दूसरी तरफ से हो कोई भी सिविलियन उस वहाँ पे डिप्लोमेसी के लिए आया हो, तो उसे कहते हैं 1.5 डिप्लोमेसी। तो ट्रैक 2 डिप्लोमेसी, तो ट्रैक 2 डिप्लोमेसी वो डिप्लोमेसी होती है कि जो नॉन ऑफिशियल हो दोनों की तरफ से, मतलब स्टेट ए की तरफ से भी नॉन ऑफिशियल सिविलियन आए हुए हों और स्टेट बी की तरफ से भी सिविलियन ही आए हुए हों, तो उसे कह दिया जाता है कि ट्रैक 2 डिप्लोमेसी, मतलब दोनों तरफ से सिविलियन ही आए हों किसी भी डिप्लोमेसी को हैंडल करने के लिए। अब आएंगे ट्रैक 4 डिप्लोमेसी या मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी। जब ये दोनों या तीनों जो डिप्लोमेसी मिलकर जब काम करती हैं तो उसे कह दिया जाता है कि ये ट्रैक 4 या मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी है। तो इसके अलावा एक ट्रैक 3 डिप्लोमेसी भी होती है। अब ट्रैक 3 डिप्लोमेसी मैंने यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि मैंने कहा कि यहाँ पे आपको अलग ही वे में समझाऊंगा जैसे आपको बात ज़्यादातर समझ आ जाए कि ट्रैक 3 जो डिप्लोमेसी होती है वो होती है पीपल टू पीपल का कांटेक्ट, और ये एक कांटेक्ट होता है लेट सपोज के पाकिस्तान का या स्टेट ए का, ए के जो पीपल्स हैं उनका कांटेक्ट हद से ज़्यादा स्टेट बी के पीपल्स से बढ़ाया जाए, इतनी हद तक बढ़ाया जाए कि ये जो तीनों या चारों जो भी डिप्लोमेटिक जो फॉर्म्स हैं वो मजबूर हो जाएं स्टेट ए और स्टेट बी के ताल्लुकात बेहतर करने को, तो इसे स्टेट ट्रैक 3 डिप्लोमेसी कहा जाता है। तो आगे बढ़ें। अगर कभी भी इफ़ अ डिप्लोमेट सेज येस ही मीन्स मे बी, अगर कभी भी आप डिप्लोमेट्स के साथ बैठ रहे हो या इवन के डिप्लोमेट किसी भी मीटिंग में कह रहा है कि येस आई विल डू दिस, तो इसका ये मतलब समझें कि वो मे बी कर रहा है। और हाँ, अगर डिप्लोमेट किसी भी मीटिंग में या किसी भी शख्स को कह रहा है कि मे बी, तो इसका आप यही मकसद निकाल लें कि वो नो कर रहा है। और इफ़ अ डिप्लोमेट सेज नो ही इज, देन यू मस्ट कंसीडर दैट ही इज़ नॉट अ डिप्लोमेट। कभी भी डिप्लोमेट नो नहीं कहता, अगर कभी भी डिप्लोमेट ड्यूरिंग द मीटिंग कहे नो, तो इसका यही मकसद समझ लें कि ये एक डिप्लोमेट नहीं है, क्योंकि डिप्लोमेट या तो कहेगा येस या तो कहेगा मे बी। सो दिस वॉज माई लेक्चर। इफ़ यू रियली लाइक माई लेक्चर देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और हाँ, अगर आप कमेंट करना चाहते हैं
तो प्लीज़ कमेंट करें और मेरा लेक्चर सब्सक्राइब करें, जैसे कि मैं जो उसके बाद जो लेक्चर्स या पहले जो लेक्चर्स मैंने भेजे हैं, जैसे आप उनसे एक बेनिफिट ले लें। और दैट फॉर माई